नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ सिंह चरण एक बार पुनः जय भारत ऑनलाइन ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अपन ने चर्चा की थी अभी तक मौर्य काल में अपन ने चर्चा की थी और मौर्य काल में पढ़ रहे थे अपन अशोक के अभिलेख। अशोक के क्या पढ़ रहे थे अपन? अभिलेख पढ़ रहे थे। अभिलेखों की अपन ने सामान्य जानकारी ली थी। सामान्य क्या पढ़ी थी अपन ने? जानकारी पढ़ी थी। और साथ साथ में अपन ने पढ़ा था वृहद शिलालेखों के बारे में। वृहद शिलालेखों के बारे में अपन ने पढ़ा था। ये तो अपन ने पढ़ा ही था। अब अपन बात करेंगे कि वृहद शिलालेखों का विषय, वृहद शिलालेखों में क्या लिखा हुआ था। तो इस पर तो अपन सारी बात कर ही चुके थे। अब अपने को बात, मैंने बताया था शिलालेख संख्या में 14 है, तो इस पर सारी अपन चर्चा कर ही चुके थे। अब बात कर रहे हैं किसकी? वृहद शिलालेख जो है वो कितने स्थानों से मिले थे? तो स्थान कितने थे? 8 स्थान थे। तो उन 8 स्थानों पर अब अपन चर्चा करेंगे कि 8 स्थान थे तो कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहली चीज ये लो भैया, 8 स्थान लिख लेते अपन। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 स्थान अपन ने लिख लिए। अब कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला नाम आता है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। और दूसरा नाम क्या आता है? तो दूसरा नाम आता है मानसहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा। और ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही कहाँ हैं? पाकिस्तान में। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में कौन सी लिपि होगी? खरोष्टी लिपि होगी। तो ये दोनों ही कौन सी लिपि में हो जाएंगे? ये दोनों कौन सी लिपि में हो जाएंगे? खरोष्टी में। ठीक है। इसके बाद में अगला नाम लेते हैं अपन। अगला नाम लेते हैं अपन गिरनार। गिरनार कहाँ है? ये है गुजरात में। इसकी खोज महत्वपूर्ण है। इसकी खोज याद रख लेना। इसकी खोज करने वाले आदमी का नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, नाम तो सुना ही है। घोड़े वाले बाबा जिन्होंने गुरु सीकर को संतों का सीकर कहा था। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक से पुस्तक भी है। राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान नाम भी दिया था, वो चीजें। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला नाम लेते हैं अपन। अगला नाम ले लेते हैं अपन सोपारा। क्या नाम ले लिया? सोपारा। और सोपारा कहाँ है? थाना, महाराष्ट्र। थाना, महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद में सोपारा के बाद में अपन एक नाम ले लेते हैं कालसी। और कालसी कहाँ है? तो कालसी है का कालसी है देहरादून में। और देहरादून यानी कि क्या हो जाएगा? देहरादून यानी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसके बाद में अपन एक नाम ले लेते हैं धौली। और एक नाम क्या ले लेते हैं? जोगढ़। और एक नाम ले लेते हैं अपन एर्रगुडी। ये लो साहब। अब धौली और जोगढ़ ये दोनों ही कलिंग में है। और कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। अब इसमें एक चीज याद रखना कि बाकी जो 8 में, जो इनमें बाकी जो 6 में आदेश है, वो 6 में आदेश सामान्य है, लेकिन कलिंग का अशोक ने बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और इसी कारण वो अपने प्रति अच्छे विचार लाना चाहता है कलिंग के नागरिकों के मन में, इसलिए कुछ छूटें दे रखी थी। तो उसको कहा जाता है पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख कहते हैं भाई इसको। ठीक है। फिर बात करते हैं एर्रगुडी। तो एर्रगुडी कहाँ है? एर्रगुडी है करनूल में। और करनूल पहले तो था कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये है सीमांध्र में। सीमांध्र में। और इसकी विशेषता क्या है कि ये ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी में है भाई। ठीक है। तो ये तो हो गए 8 जो प्रमुख स्थान थे। मैंने बताया 8 स्थानों पर मिले, तो ये 8 स्थान हो गए। लेकिन एक नोट डाल करके एक चीज लिखना अति महत्वपूर्ण है। और वो क्या है कि वो ये है, नोट डाल करके लिखना इसमें कि एक और मिलता है जिसका नाम है शार ए कुना। क्या नाम है? शार ए कुना। और ये कहां मिलता है? ये मिलता है आपके कहां पर? अफगानिस्तान में। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है एक तो ग्रीक व अरेमाइक लिपि में।
ग्रीक व अरेमाइक लिपि में, ये ग्रीक और अरेमाइक लिपि भी है और भाषा भी है, ठीक है, लिपि और भाषा दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एकमात्र शिलालेख, एकमात्र शिलालेख जो द्विभाषीय, जो द्विभाषीय व द्विलिपीय है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था 8 स्थानों से मिलते हैं, तो इसको क्यों नहीं काउंट करते? तो याद रखना ये है वृहद शिलालेख ही, लेकिन इस वृहद शिलालेखों को इन 8 स्थानों में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, यहां तक समझ गए? ये हो गए 8 प्रमुख स्थान हो गए भाई, ये क्या हो गए आपके 8 प्रमुख क्या हो गए, ये स्थान हो गए भाई, ठीक है, यहां तक चले आगे, ठीक है भाई। ये लो, अब बात करते हैं अपन किसकी, अशोक के वृहद शिलालेखों के बाद में अपन ने विभाजन किया था अशोक के लघु शिलालेख, जिसमें मैंने कहा था ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, एक आपको शिलालेख का नाम मैंने बता ही दिया था, सन्नाती बताया था। सन्नाती कहाँ बताया था? गुलबर्गा कर्नाटक में, जो अशोक का क्या है, सबसे नवीनतम खोजा गया शिलालेख है। अब अपन बात करें किसकी, अशोक के वृहद स्तंभ लेख, अशोक के वृहद स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं भाई अपन। इसमें एक चीज याद रखना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये संख्या में कितने हैं, तो संख्या कितनी है इनकी, 7, और ये मिलते कितने स्थानों से, कितने स्थानों से मिलते हैं, ये 6 स्थानों से मिलते हैं। 6 कौन कौन से स्थान भाई, उन पर चर्चा करें। पहला दिल्ली, दिल्ली टोपरा, क्या नाम है, दिल्ली टोपरा। अब जो जगह है टोपरा, ये टोपरा जगह है मूलतः अंबाला हरियाणा में, ये जगह मूलतः कहाँ है, अंबाला में, और अंबाला कहाँ है, हरियाणा में। तो भाई इसका नाम फिर 2 अलग अलग क्यों, दिल्ली नाम क्यों दे रखा है, और दिल्ली नाम क्यों दे रखा है भाई, उस पर भी बात कर लेते हैं कि दिल्ली नाम इसको इसलिए दे रखा है क्योंकि इसे, ये जो टोपरा है ना जगह, टोपरा, टोपरा से दिल्ली, दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ था जिस शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली से टोपरा फिरोज शाह तुगलक ले गया, टोपरा से दिल्ली कौन ले गया इसको, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक जो है वो लेके चला गया। तो टोपरा में इसको स्थापित किसने करवाया था, जो टोपरा जगह है यहां इसको किसने स्थापित कराया, तो यहां कहां, फिर कंफ्यूज हो गए, यूं ही लिख देते हैं क्लियर ही, टोपरा में, टोपरा में इसको किसने स्थापित कराया था, अशोक ने स्थापित कराया। ठीक है, यहां तक। दूसरा ले ले, ये लो भाई दूसरा नाम ले लेते अपन, दूसरा नाम आता है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। अब फिर वही बात कि सर 2 अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो फिर वही कहानी चलेगी इसमें कि ये जो मेरठ जगह है, ये मेरठ जगह है मूलतः कहां पर, यूपी में, और यहां कहां, मेरठ में, यहां इसे अशोक ने स्थापित कराया, यहां इसे अशोक ने क्या करवाया, स्थापित करवाया। तो भाई इसको दिल्ली कौन ले गया, तो फिर वही कहानी, फिर कौन ले जाएगा दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक, एफटी है ना, एफटी इसे दिल्ली ले गया, एफटी इसे कहां ले गया, दिल्ली ले गया। एक लाइन और भी याद रख लेना भाई, एक लाइन और भी याद रख लेना कि ये जो दिल्ली टोपरा है ना, दिल्ली टोपरा, इस पर सभी 7 लेख मिलते हैं, इस पर सभी 7 लेख मिलते हैं, जबकि बाकी सभी पर कितने कितने लेख खुदे हैं, तो बाकी सभी पर 6 लेख हैं। केवल दिल्ली टोपरा पर कितने लेख खुदे हुए, 7 लेख खुदे हुए भाई, ठीक है। इसके बाद में अगला नाम लेते हैं अपन, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, अगला नाम लेते हैं अपन रामपुरवा, रामपुरवा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा।
रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है बिहार में, है ना। और इसकी विशेषता क्या है रामपुरवा की? एक मिनट, ये उसमें आ जाएगा, सॉरी, ये उसमें आएगा, किसमें? ये आएगा अपने लघु स्तंभलेख में आएगा, सॉरी, है ना। हाँ, तो तीसरा नाम आएगा लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज, ठीक है। चौथा आएगा लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। अब आपको पता है ना, नंदन, कानन, अरण्य, जंगल, वन, उपवन, ये सारे किसके उपनाम है? पर्यायवाची किसके हैं? ये जंगल के। और जंगल में नाचता हुआ कौन अच्छा लगता है? मोर। तो इस पर किसकी आकृति है? इस पर मोर की आकृति मिलती है भाई। किसकी आकृति मिली इस पर? मोर की आकृति मिलती है भाई। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ हो गया। अब अंतिम ले लेते हैं, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, अंतिम नहीं है, सेकंड लास्ट हो जाएगा भाई। रामपुरवा, ये तीनों ही कहाँ है? ये तीनों ही है बिहार में, ठीक है। और रामपुरवा पर किसकी आकृति मिलती है? तो इस पर आकृति मिलती है बेल की आकृति। किसकी आकृति मिलती है? इस पर बेल की आकृति मिलती है भाई, ठीक है। सॉरी, रामपुरवा इसी में आएगा, रामपुरवा हो गया। अब अंतिम ले लेते अपन, कौन सा? कौशाम्बी का लेख। कौन सा लेख ले रहे हैं? कौशाम्बी का। इस कौशाम्बी के लेख को थोड़ा ढंग से समझ लेना भाई। इस कौशाम्बी के लेख में देखो, स्तंभ लेख है, मैंने बता दिया, वृहद स्तंभ लेख, बड़ा स्तंभ लेख। तो इसमें देखो भाई, जैसे ये हो गया आपके स्तंभ लेख हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके स्तंभ लेख हो गया, ये है ना, ये स्तंभ लेख हो गया। अब देखो इसमें कि इसमें शुरुआत में यहां जो लेख लिखा हुआ है उसको कहा जाता है कौशाम्बी का लेख। उसको क्या कहेंगे? कौशाम्बी का लेख कहेंगे भाई उसको। और कौशाम्बी का लेख किसका है? तो ये किसका है? अशोक का है, ठीक है। लेकिन नीचे देखो जगह अभी तक खाली पड़ी है, इसी कारण बाद में इसका एक नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको कह देते हैं कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं भाई इसको। और प्रयाग प्रशस्ति तो आपको पता है कौन से शासक की है ये प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति कौन से शासक की है? समुद्रगुप्त की। और इस प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इस प्रशस्ति के लेखक का नाम है हरिसेन। लेखक का नाम क्या है? हरिसेन। लेकिन हरिसेन गुप्त काल में, समुद्रगुप्त के समय 3 बड़े पदों पर आसीन था। मान विदेश मंत्री था, गुप्तचर विभाग का हेड था, तो और भी कई सारे इसके काम थे, तो इसने सिर्फ कागज पर लिख करके दे दिया। तो प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण किसने करवाया? उत्कीर्ण करने का श्रेय, उत्कीर्ण करने का श्रेय दिया जाता है भाई, एक नाम आता है जो नाम है, उत्कीर्ण करने का श्रेय दिया जाएगा किसको? तिलभट्ट को। उत्कीर्ण करने का श्रेय किसको देंगे? तिलभट्ट को देंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं भाई, भाटो हाल भी खाली पड़ो, पत्थर जो है वो अभी भी क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। इस कारण से इस पर बाद में लेख लिखा हुआ एक प्रशस्ति और है जिसका नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। क्या नाम है? इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। और ये इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? तो ये है किसकी? अकबर की, ठीक है। हाल भाटो क्या पड़ा? अभी पत्थर जो है और भी खाली पड़ा है, इस कारण इस पर और लेख लिखवाएंगे अभी तक अपन। ये लो भाई, ये लेख लिखवा दिया अपन ने, किसका? जहांगीर के लेख, ठीक है। अरे सर पत्थर अभी भी और भी खाली पड़ा है, कोई बात नहीं, खाली पड़ा है तो एक लेख और लिखवा देते हैं भाई इस पर। किसके लिखवाएं? अब इस पर लेख लिखा है राजा बीरबल का लेख। राजा की उपाधि दी थी ना अकबर ने, राजा बीरबल के लेख है भाई इस पर। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि भाई जो ये प्रशस्ति खुदी हुई है, इस प्रशस्ति पर कुल कितने लोगों के लेख लिखे हुए हैं? देखो 1 2 3 4 और 5, तो कुल कितने शासकों के लेख खुदे हुए इस पर? 5 शासकों के लेख है भाई। समझ गए बात को? ये अपन ने बात कर ली सिंपल सिंपल किसके बारे में? ये लो भाई,
वृहद स्तंभ लेखों के बारे में बात की है भाई अपन ने। किसके बारे में बात की है? वृहद स्तंभ लेखों के बारे में। ये सामान्य से चर्चा कर दी अपन ने, याद रह जाएगा। एक बार वापस पढ़ लेना, क्योंकि ये याद रखना कि ये अशोक के जो अभिलेख हैं ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें से हर बार एग्जाम चाहे कोई भी ले लो उसमें से एक प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतना उलझा हुआ है कि अगर आप पढ़ भी लेते हो तो भी समझ में नहीं आता, भूल जाते हो। अब भूलने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर डेफिनेशन दे दी है सब चीज की। ठीक है भाई, ये लो अगला प्रश्न ले लेंगे अब अपन। ये लो भाई अगला प्रश्न ले लेते हैं अब अपन, 1 मिनट रुको आप। ये लो भाई हो गया। अब अगली चीज, अभी अपन ने क्या पढ़ा? अशोक के वृहद स्तंभ लेख। अब अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक के क्या पढ़ रहे हैं अपन? लघु स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं भाई। इतना डीप कभी पढ़ा गया इससे पहले? कितनी सारी चीजें आ गई बताओ आप। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में देखो सबसे पहले बताया था सांची, और सांची मैंने कहाँ बताया था? एमपी में। और इसमें क्या है? इसमें आदेश है संघ भेद को रोकने का आदेश, संघ भेद को रोकने का आदेश है भाई इसमें, कि भाई संघ में, बौद्ध संघ में जो भेद बढ़ रहा है, जो फूट पड़ रही है उसको रोको। दूसरा नाम आता है सारनाथ का। सारनाथ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी यही है, संघ भेद को रोकने का क्या है? इसमें भी आदेश है। सारनाथ, ये 4 खत्म हो जाए फिर अपन सारनाथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक नाम आता है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई कहाँ बताया था? नेपाल में। मैंने बताया था कि कपिलवस्तु के रुम्मिनदेई के लुम्बिनी गांव में किसका जन्म हो रहा है? महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है। और अशोक कौन से धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। सीधी सी बात ये। तो बताओ, अगर अशोक लुम्बिनी गांव की यात्रा करेगा तो लुम्बिनी गांव को कुछ करों से छूट देगा कि नहीं देगा? क्योंकि उसके आध्यात्मिक जो उसके जिनको मानता है, जिनको पूछता है उनका जन्म स्थान है ये, तो छूट तो देनी पड़ेगी। तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी की क्या की? यात्रा की। और यात्रा जो की क्या किया इसने यहां पर? लुम्बिनी को किससे? धार्मिक कर से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। धार्मिक कर से तो मुक्त कर दिया, लेकिन भूमि कर से मुक्त नहीं करेगा। भूमि कर की दर को घटाकर 1/8 कर दिया। कितना कर दिया? 1/8। अब आप कहोगे सर ये भी हटा देता। अगर ये हटा देता तो जो लुम्बिनी के अलावा जितने भी अशोक का राज्य क्षेत्र है वहां के लोग क्या सोचते? कि अशोक भेदभाव करता है। सोचते या नहीं सोचते? तो इसलिए नाम मात्र का कर रख दिया भाई 1/8। बाकी जगह 1/6, कुछ जगह 1/4 भी था, 1/2 वगैरह नहीं था इस समय तक। ठीक है, तो रुम्मिनदेई हो गया ये। अब रुम्मिनदेई की विशेषता क्या हो जाएगी? देखो अपन रुम्मिनदेई के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर पूरी चीज ही पढ़ लेते हैं कि देखो इस रुम्मिनदेई में किसका उल्लेख है? करों का उल्लेख है ना भाई। रुम्मिनदेई में किसका उल्लेख है? करों का उल्लेख है। और मुझे बताओ कि जो कर हैं वो कौन से विषय में आते हैं? तो कर आर्थिक विषय में आते हैं। आर्थिक विषय में आते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आर्थिक विषय है ये। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? कि ये जो रुम्मिनदेई वाला है ना, ये रुम्मिनदेई वाला एकमात्र शिलालेख जिसका विषय क्या है? आर्थिक है। जिसका विषय क्या हो जाएगा? आर्थिक है। तो कहोगे सर एकमात्र है जिसका विषय आर्थिक है, तो बाकियों का विषय कौन सा होगा? तो याद रख लेना इसमें कि अन्य सभी का विषय क्या हो जाएगा? प्रशासनिक है भाई। अन्य सभी का विषय क्या है? प्रशासनिक है। तो कितने पढ़ लिए अपन ने यहाँ पर? 3 पढ़ लिए। अगला पढ़ें? चलो भाई आगे की चर्चा करते हैं अपन। अगला पढ़ लेते हैं।
हाँ भाई, 3 के बाद में चौथा कौन सा हो गया? देखो कौन सा हो गया? सांची हो गया, सारनाथ हो गया, रुमिंदई हो गया। अगला पढ़ लेते अपन निगलिवा। निगलिवा, और निगलिवा कहाँ है? निगलिवा नेपाल में, नेपाल की तराई में निगलिवा स्थित है। इसका कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। फिर अगला पढ़ लेते अपन कौन सा? 5वां। और 5वें में हम यहाँ पर क्या नाम लिख रहे हैं? हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं कौशाम्बी। नाम क्या लिख रहे हैं अपन? अब आप कहोगे सर कौशाम्बी तो इसमें भी आता है, कौशाम्बी तो उसमें भी आता है। बिल्कुल आता है भाई, दोनों में आता है भाई। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि इसे कहते हैं रानी का अभिलेख। हाँ सर, याद आ गया। आ गया क्या याद कि रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं भाई इसको? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अशोक की एकमात्र पत्नी, पत्नियां तो कई सारी हैं, लेकिन अशोक की एकमात्र पत्नी जिससे अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित था, प्रिय पत्नी अशोक की, है ना, एकमात्र पत्नी व एकमात्र पुत्र, एकमात्र पत्नी और एकमात्र पुत्र, जिनका उल्लेख किस में हुआ है? कौशाम्बी में हुआ है भाई। जिनका उल्लेख किस में हुआ है? कौशाम्बी में हुआ है। इसी कारण कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं भाई? रानी है ना कौशाम्बी, कारुवाकी जो एकमात्र पत्नी, पत्नी का नाम नहीं बताया क्या? पत्नी का नाम बता देते हैं भाई, पत्नी का नाम है कारुवाकी, कारुवाकी। ठीक है, और पुत्र का नाम है तीवर, पहले ही बता दिया था मैंने। इन दोनों का उल्लेख कौन से अभिलेख में हुआ है? कौशाम्बी में हुआ है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। इनका उल्लेख कौशाम्बी में हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से हो गए? सांची हो गया, सारनाथ हो गया, रुमिंदई हो गया, निगलिवा हो गया और कौशाम्बी हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने कहा था कि अपन किसको वापस ढंग से पढ़ेंगे? सारनाथ के बारे में मैंने कहा था कि भाई सारनाथ को अपन क्या करेंगे? थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, है ना। तो सारनाथ को पढ़ते हैं भाई अपन। हाँ भाई, सारनाथ को पढ़ते हैं अपन। ये देखो भाई, ये क्या है? सारनाथ है ना। एक मिनट रुको आप। इस पर चर्चा करेंगे भाई अपन। ये देखो भाई, दिख रहा है सारनाथ? इस पर चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। अब देखो, एक प्रश्न कई बार ऐसा भी पूछते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं देखते हैं। देखो, एक प्रश्न क्या पूछते हैं कि जो अपने अशोक ने जो अभिलेख लिखने की परंपरा है, अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा, अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा, अभिलेख लिखने की परंपरा, ये परंपरा मैंने बताया था कहां से ग्रहण की थी? तो कहां से ग्रहण की थी? ईरानी शासक से, ईरानी शासक। और शासक का नाम क्या है? डेरियस प्रथम है भाई। शासक का नाम क्या है? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से ग्रहण की थी, दारा प्रथम से ग्रहण की। तो क्या जैसे अभिलेख डेरियस प्रथम के होते थे, क्या वैसे ही अभिलेख अशोक के होते हैं क्या? इसको देखते हैं। ये देखो भाई, सबसे पहली बात, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अशोक के क्या हैं? स्तंभ लेख। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, हाँ, तो देखो सबसे पहली बात कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अशोक के स्तंभ लेख एकाश्म पत्थर के बनते थे भाई। एकाश्म पत्थर, एकाश्म पत्थर से बनते थे। अब आप कहोगे एकाश्म का अर्थ मतलब सब कुछ एक ही पत्थर का टुकड़ा है वो पूरा का पूरा। ईरान में ऐसा नहीं था। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि ईरानी स्तंभ, ईरानी स्तंभ क्या थे? ईरानी स्तंभ थे नालीदार। नालीदार का मतलब ये नहीं रोड पे नालियां होती है वो नहीं। ईरानी स्तंभ का मतलब जब भी आप किसी पिल्लर को देखते हैं तो एक तो पिल्लर एकदम गोल होता है, एकदम क्या होता है? गोल, एकदम सपाट होता है। जबकि कुछ पिल्लर कैसे होते हैं? उनमें इस प्रकार की डिजाइन बनी होती है ना, इस प्रकार की डिजाइन बनी होती है। समझ गए बात को? तो उनके बीच में वो क्या बन जाती है?
उनके बीच में ऐसे ऐसे नालियां बन जाती है। तो ईरानी स्तंभ तो क्या थे, नालीदार थे, जबकि अशोक के स्तंभ सपाट है। अशोक के स्तंभ क्या है, सपाट हैं। अब आप कहोगे सर ईरानी स्तंभ नालीदार थे, अशोक के स्तंभ सपाट है, ठीक है, एकाश्म पत्थर का टुकड़ा है, ये बात भी ठीक है। हमें ये बताओ कि भाई ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये आता कहां से था। तो ये जो अशोक के जितने भी स्तंभ बने हैं ना, तो स्तंभ, इस सारनाथ की बात करें विशेषता, तो स्तंभ में यूपी के मिर्जापुर के चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है भाई। चुनार के कौन से पत्थर से निर्मित है, बलुआ पत्थर से क्या है ये निर्मित है। और कैसे होते थे, तो कैसे होते थे, सपाट होते थे। अब अपन इस अशोक स्तंभ की बात करें प्रॉपर वे में, है ना, तो देखो कि अशोक स्तंभ जो है, अभी तो ये आधा फोटो आ रहा है, अगर अपन इसकी पूरे की बात करें, एक मिनट रुको, आप देखो, आप ये देखो, अगर अपन इसकी पूरे की बात करें, ये वाला हिस्सा इसका और बढ़ा देते हैं, ये एकदम सीधा है, एकदम क्या है, सीधा, और ये क्या है, एकदम सपाट है, ये एकदम क्या है, ये सपाट है भाई, ध्यान रख लेना। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसका, है ना, उल्टे कमल जैसी आकृति लग रही है ना, देखो आप कैसी आकृति लग रही है, जैसे उल्टा कमल है, उल्टा कमल है, इसको कहा जाता है आवांगमुखी कमल। इसको क्या कहते हैं, आवांगमुखी कमल। और या फिर इसी का एक नाम और दे दो आप, इसका नाम दे दो आप उल्टे घंटे की आकृति, उल्टे घंटे की आकृति। आप देखते हो मंदिर में जो घंटी लगी होती है ऐसे लगी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ठीक है। उसके बाद में इसका जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये है चौकी, ये क्या है, चौकी। फिर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, देखो ये देखो कुछ पशु बने हुए, देखो एक ये बना हुआ, एक ये बना हुआ, दो तो अपने को यहाँ दिख रहे हैं ना, ये देखो, और जूम करूं क्या, ये देखो एक तो यहाँ बना हुआ है, एक देखो ये चित्र बना हुआ है, तो दो पशु तो यहाँ और दो इसके जस्ट पीछे, दो तो यहाँ और दो इसके जस्ट पीछे हैं। तो भाई गुरुदेव ये कौन कौन से हैं भाई, ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं भाई, ये कौन कौन से हैं ये। तो देखो इसमें 4 पशु हैं, कौन कौन से, हाथी, ठीक है, यहाँ आ रहा है एक तो घोड़ा आ रहा है, हाथी, घोड़ा, और फिर घोड़ा, और ये सिंह और बैल, ये 4 पशु इस पर अंकित है भाई, इस पर ये क्या अंकित है, 4 पशु अंकित है भाई, ठीक है। आगे बात करें, ये जो आपको चक्र दिख रहा है, ये वाला चक्र, ये जो आपको चक्र दिख रहा है ना, ये वाला चक्र, ये देखो ये वाला, इसमें देखो कई सारी ऐसे तीलियां बनी हुई है, ऐसे कई सारी तीलियां बनी हुई है ऐसे ना, तो ये जो तीलियां बनी हुई है ये कुल मिलाकर के 32 तीलियों का चक्र है। ये कितनी तीलियों का चक्र है, ये 32 तीलियों का क्या है, ये चक्र है। बोले सर आज तक तो 24 तीलियां पड़ी है, हाँ नई चीज बता रहा हूँ, 32 तीलियों का चक्र है ये। अब कैसे है भाई 32 तीलियों का चक्र, वो भी बताएंगे आपको। तो ये जो चक्र है ना, ये वो चक्र नहीं है, कौन सा वाला जो अपने अशोक स्तंभ में ले रखा ना, वो वाला चक्र नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये जो घटना है 32 तीलियों का चक्र आपको पता है ना, चक्र घूम रहा है, तो ये किसका चक्र है, ये आपके महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन, ये धर्म चक्र वाला चक्र है, धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना को दर्शाता है, कि घटना को क्या कर रहा है, ये दर्शाता है। लेकिन हमारे राज के चिन्ह में ये वाला नहीं है, हमारे राज के चिन्ह में ये ऊपर वाला चिन्ह पकड़ रखा हमने। फिर यहाँ पर कितने शेर पीठ सटाए बैठे हैं, तो यहाँ पर 4 शेर, कितने शेर, 4 शेर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पीठ सटाए बैठे हैं, पीठ सटाए बैठे हैं, जो शक्ति और शांति का समन्वय है ना। और यहाँ पर एक लाइन भी लिख रखी है, कहाँ पर लिख रखी है भाई, यहाँ पर लिख रखी है एक लाइन, क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से पकड़ करके लाए, तो इस सत्यमेव जयते को कहाँ से पकड़ कर लाए, इसको पकड़ करके लाए मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से पकड़ कर लाए भाई इसको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में नीचे चले क्या नीचे, ये लो भाई, अब अपन इस चक्र की बात कर लेते हैं भाई, इस चक्र की बात करें अपन, इस चक्र में कुल मिलाकर के 24 तीलियां हैं,
कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। मान लोगे क्या? ये गिन के बताऊं? चलो गिन ही लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो कितनी तीलियां हो गई इसमें? 24 तीलियां हो गई भाई। अभी अगर तुम आप लोगों को समझ में नहीं आता तो फिर मेरे पास कोई इलाज इसका नहीं है भैया, क्योंकि मेरे को तो जितना समझाना था मैं आपको क्या कर चुका हूं? समझा चुका हूं भाई। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये हो गया आपके कौन से स्तंभ लेख हो गए? लघु सॉरी कौन से हो गए? हाँ, लघु स्तंभ लेख हो गए आपके। गुहा लेख मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए। अब बात करेंगे अपन कुछ देर बाद में फिर से मौर्यकाल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।